हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के अंदर आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोल रहे हो, वेवलेंथ, ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। और एक और चीज़ अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो जब आपने रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा था तो उसके बाद जितने भी टॉपिक पढ़े थे बोर्स मॉडल से, आपने उसको क्या बोला था, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। कि जितनी सारी चीज़ें हमने बीच में पढ़ी थी, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें, आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। कि वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी एंड देन बोर्स का मॉडल आया। ओके, इसी तरीके से जब एक बार मैं बोर्स मॉडल और उसकी लिमिटेशन देख चुका हूं तो हमें पता है कि नेक्स्ट मॉडल जो, देखो बोर्स मॉडल के लिमिटेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि कोई और एक नया मॉडल है जिसको हमें पढ़ना है, तो दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आया उससे पहले और बोर्स मॉडल के बीच में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को आप बेसिकली क्या बोलते हो, डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और ये जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोल लो, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या बेसिकली बोलना चाहता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल में डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। बेसिकली तो हमने ये समझा था कि जो फोटोन होता है, वो खाली वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव नेचर में डिफ्रैक्शन हो सकता है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हो सकती है, वो वेव नेचर को प्रूव करते। इसी तरीके से हमने देखा था कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट थे, वो क्या प्रूफ करते थे कि जो फोटोन होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। और डिफ्रैक्शन सारे जैसे एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करते हैं कि फोटोन किस नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। तो जैसा हमने देखा कि फोटोन होता है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है, सारे के सारे मैटर, इस यूनिवर्स का हर मैटर में क्या होता है, दोनों नेचर होता है, दैट इज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब इसको उन्होंने किस तरीके से प्रूफ करा, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हम जिस तरीके से फोटोन की बात करते हैं कि वो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर शो करता है, क्या हम ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए भी बता सकते हैं। और उन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी, ये देखा, ये ऑब्ज़र्व करा कि इलेक्ट्रॉन भी सेम प्रोसेस को फॉलो करता है जैसे उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वो डिफ्रैक्शन भी अंडरगो करता है, तो इसका मतलब वहाँ पे वेव नेचर भी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई बच्चों, वो हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल, आप जस्ट इस चीज़ से इमेजिन करो कि जब जो नॉर्मल टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप होते हैं वो मतलब 8x इतना होगा, तो मतलब आपको 8x जूम कर सकते हैं, आप 250 टाइम्स जूम कर सकते हो, 500 टाइम्स जूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ होती है जो 15 मिलियन टाइम, ठीक है, 15 मिलियन क्रॉस, दैट मीन्स इतना ज़्यादा टाइम जूम कर सकता है किसी चीज़ को, इतना क्लोजली दिखा सकता है। तो सेल टिश्यू लेवल की पे भी जाके आप स्टडी करना हो तो आप क्या यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो जो कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट करा, अब ऑब्वियसली चीज़ है, जब मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करता हूँ तो उनका सिंपल कहना था कि हर मैटर के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, दैट मीन्स हर मैटर के पास पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। अच्छा, तो बच्चों एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था, मेरे टीचर ने बताया था, आई डोंट नो कितना सही है क्या है, बट इंटरेस्टिंग था। इससे क्या होता है, कई बार मेमोराइज़ करने में ईजी रहता है। तो डी ब्रॉगली ऐसा बोलते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं थे बचपन में, तो उनके टीचर ने बोला कि तुम क्या करो, परेशान हो गया था टीचर उनसे, उनको बोला कि तुम कुछ ऐसा पता करके आओ जो किसी को नहीं पता हो, कल प्रेजेंटेशन देनी है। वो परेशान हो गया घर, अपने बड़े भाई को बोला कि भाई मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि जो किसी को ना बताओ। तो उसके बड़े भाई की आदत थी, डेली वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था। जब वो सुबह गया तो उसके सामने से एक ट्रक निकली बहुत ज़ोर से, और उसने ये देखा कि ट्रक के पीछे जो धूल है वो इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। आपने भी कभी भी नोटिस करा होगा कि जब बहुत ज़ोर से कोई बाइक निकाल के ले जाता तो धूल ऐसे सीधी पीछे नहीं होती, सीधे वो क्या होती है, इस तरीके से वेव के पाथ को फॉलो करती है। दैट मीन्स एज अ पार्टिकल वो आगे तो बढ़ती है बट वेव नेचर को भी फॉलो करती जाती है। तो उन्होंने बोला ये बता देना, उन्होंने एज इट इज़ बता दिया। एंड लेटली उस चीज़ को प्रूफ भी उन्होंने करा। कैसे प्रूफ करा वो हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रूफ किया, तो देखो, जब उन्होंने बोला कि किसी भी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। हमें पता है कि पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होगा बच्चों, E = mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, है ना।
तो अगर कोई चीज़ पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है तो उसकी एनर्जी इक्वल टू mc² होता है। अभी c तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, अगर किसी मैटर की बात करूंगा तो मैं उसको वेलोसिटी में चेंज कर दूंगा, तो v में चेंज कर दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ इक्वल टू mv²। ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा हो गया। अच्छा, अगर कोई चीज़ वेव नेचर को फॉलो कर रहा है तो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, h न्यू होता है। ये हमने प्लैंक्स एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है। तो मेरे को पता है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जो वेव नेचर को भी फॉलो करती है, पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है, और एज पर डी ब्रॉगली हर मैटर होता है, आप भी मैं भी। सिंपल सी चीज़ है, देखो कैसे। जब बच्चों आप चलते भी हो तो सिंपल सी चीज़ है, एज अ बॉडी आप पूरा मूव कर रहे हो, तो आप एज अ पार्टिकल, पूरी बॉडी एक पार्टिकल के फॉर्म में आगे मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही आप अपना वेट इस वाले पाँव पे रखते हो, तो अगर कोई आपके हेड को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो जैसे ही आपका सेंटर, जब आप अपने पैर को इस वाले पैर पे वेट रखते हो तो आपका बॉडी हल्का सा इधर टिल्ट होता है, फिर दूसरे पे रखते हो तो इधर टिल्ट होता है। तो अगर कोई ऊपर से नोटिस करेगा तो आप जब चल रहे होगे ना, तो आपका हेड इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होता है कई बार बच्चों कि जो पार्टिकल जितनी ज़्यादा हैवी होती है उसमें वेव उतना कम दिखता है, और जो जितना हल्का होता है उसमें वेव उतना ज़्यादा दिखता है। जैसा कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो उन्होंने प्रूव करा, ये फार्मूला भी हम प्रूव करेंगे और दिखाएंगे। mv क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है। तो दिख रहा है कि जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स मोमेंटम कैसे ज़्यादा होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की मास इंटू वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और मास इंटू वेलोसिटी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। इसीलिए हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका वेव ज़्यादा दिखता है, और जो हैवी पार्टिकल्स होता है उसका वेव कम दिखता है। ठीक है, साइकिल अगर आप चलाओगे तो आप जब पैडल मारोगे तो ज़्यादा वेव इधर उधर ज़्यादा दिखती है। साइकिल इस साइड पैडल मार रहे हो तो इस साइड को मूव हो गया, साइकिल इस साइड मार रहे हो तो इस साइड को मूव हो गया। लेकिन वही अगर आप बाइक चला रहे हो, हैवी है, तो वहाँ पे आपको कम दिखेगा, लेकिन वेव होता है। ठीक है, यही डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। तो जब मैंने ये बोला कि कोई बॉडी दोनों चीज़ों को फॉलो करती है तो दोनों एनर्जी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ mv² इक्वल्स टू h न्यू। आया ना बच्चों? तो जब मैं mv² इक्वल्स टू h न्यू लिख सकता हूँ तो सिंपल है, मेरे को ये पता है कि c स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू लैम्डा इंटू क्या होता है बच्चों, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब सिंपल सी चीज़ है कि फिर दोबारा ये स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, मैं मैटर की बात करता हूँ तो मैं इसको वेलोसिटी से चेंज कर देता हूँ, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह कुछ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा लिख सकता हूँ। हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ कर देता हूँ, mv इक्वल्स टू h वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, अब जब मेरे को ये चीज़ समझ आएगी तो आप यहाँ से विजुअलाइज भी कर रहे होगे कि ये किस तरीके से आ गया। मैं ऊपर की चीज़ को मिटाता हूँ। एनसीईआरटी में बच्चों नहीं है, लेकिन ये अच्छा है अगर आपको पता हो तो। एंट्रेंस में कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होगा। लैम्डा ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो गया, hv अपॉन में ये mv² है, mv²। वेलोसिटी से पावर कट गई तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन mv। अब मेरे को पता है कि जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन mv है। या मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ कि mv क्या होता है, मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि वेव लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस, wavelength of a matter is inversely proportional to its momentum। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये प्रूफ करना आ गया तो आपको दैट मीन्स ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा कि किस तरीके से किसी भी बॉडी का जो वेवलेंथ होता है उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आए होगी, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड जो भी आपका डेरिवेशन है ये चीज़। अब इसको कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना जो भी नोट्स लिख रहे हैं। तो देखो, मेरे को पता है कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मोमेंटम होता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लो एक क्रिकेट बॉल है
और एक टीटी बॉल है, ठीक है। अभी क्रिकेट का बॉल लेदर का है, हैवी है, ठीक है। मान लो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। दिखे ना दिखे, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो बच्चों हर चीज़ की एक वेव होती है, ठीक है। कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमेशा उसकी वेव होती है। अब अगर आपसे पूछा ज़्यादा किसकी होगी, तो मेरे को सिंपल सी चीज़ है, मोमेंटम किसकी ज़्यादा है। जिसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। मोमेंटम कैसे, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की 20 किलोमीटर पर आवर है। अब टेनिस बॉल और टेबल टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल में हैवी कौन होगा, क्रिकेट बॉल। तो मेरे को पता है कि इसका मास इंटू वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो क्रिकेट बॉल में आपको वेव बहुत कम दिखेगी, और आप जब टेबल टेनिस की बॉल बात करोगे तो वो आपको ज़्यादा दिखेगी। ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही ना दिख रही हो आपको, बिकॉज दोनों ही बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू ये। तो जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उसकी उतनी कम होगी बच्चों वेवलेंथ, और जिसका जितना ज़्यादा होगा जिसके जितने कम मोमेंटम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो शटल की बात करते हो बैडमिंटन की, तो उसमें आपको ज़्यादा वेव दिखेगी, ठीक है, लेकिन वही उससे कुछ हैवी चीज़ है तो आपको कम दिखेगी। तो हमेशा ये मोमेंटम पे डिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअली मास और वेलोसिटी पे नहीं, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है कि किसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी। जितनी ज़्यादा मोमेंटम उतनी कम वेवलेंथ, और जितना कम मोमेंटम उतनी ज़्यादा वेवलेंथ। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने बच्चों नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।